हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी लोगों का बिजनेस स्टडीज के आज के क्लास में। जहां आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लेसन 2 प्रबंध के सिद्धांत में हेनरी फ्योल का सिद्धांत। यानी कि पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा कि प्रबंध के सिद्धांत क्या है, उनकी विशेषताएं या प्रकृति कौन कौन सी है। साथ ही साथ हमने देखा कि उसकी आवश्यकता और महत्व कहाँ है। आज हम जानेंगे कि प्रबंध के सिद्धांतों के क्षेत्र में जो सबसे पहला योगदान था वो किसका था। प्रबंध के सिद्धांतों के क्षेत्र में बाबू दो लोगों के योगदान को बहुत ही सर्वोपरि रखा गया है, जिसमें पहला नाम आता है हेनरी फ्योल का और दूसरा नाम आता है एफ टेलर का। आज हम लोग आज के क्लास में हेनरी फ्योल के बारे में और उनके द्वारा दिए गए प्रबंध के सिद्धांतों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, पढ़ने वाले। सबसे पहले मैं बता दूं आप लोगों को कि हेनरी फ्योल का जन्म 1841 में फ्रांस में हुआ था। हेनरी फ्योल जो थे एक फ्रांसी व्यक्ति थे, यानी उनका जन्म फ्रांस में हुआ और 1841 में हुआ। 1860 तक उन्होंने अपनी इंजीनियरिंग की शिक्षा ग्रहण की और वे कोयले की खान में एक खनन अभियंता यानी कि एक माइनिंग इंजीनियर के रूप में काम उन्होंने शुरू कर दिया। धीरे धीरे काम करते करते 1888 1888 में उनको प्रबंध निर्देशक की भूमिका में शामिल किया गया। यानी कि जिस ऑर्गेनाइजेशन में वो काम कर रहे थे वहां उनको प्रबंध के क्षेत्र में योगदान देने का मौका मिला। हेनरी फ्योल एक दूरदर्शी व्यक्ति थे और उन्होंने प्रबंध के क्षेत्र में अपना योगदान बढ़ाना चाहा। उन्होंने प्रबंध के कार्यों को समझा, प्रबंध का अवलोकन किया और उन्होंने इस संदर्भ में 14 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। हेनरी फ्योल को प्रशासनिक प्रबंध का प्रस्तुत करता माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि प्रबंध के सिद्धांतों के क्षेत्र में अगर सबसे पहला पहल किसी ने किया तो वो थे हेनरी फ्योल। हेनरी फ्योल ने प्रबंध के क्षेत्र में अपना योगदान देते हुए प्रबंध को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए 14 सिद्धांत 14 प्रिंसिपल्स जो है इन्होंने इन्वेंट किए और उसी के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट करने के बारे में डिस्कस किया। इन्होंने बताया कि यदि प्रबंध को आपको लागू करना है तो उसके गाइडलाइन के रूप में 14 प्रिंसिपल्स होने चाहिए जो आपके कार्य को आसान बनाएंगे। तो यदि हम कहें कि प्रबंध के परंपरागत सिद्धांत या प्रशासनिक सिद्धांत जो थे उसके प्रतिपादक कौन थे, तो बाबू हमारा आंसर होगा हेनरी फ्योल। इसमें आपसे ऑब्जेक्टिव्स पूछा जा सकता है कि हेनरी फ्योल जो है कहाँ के थे, तो फ्रांस के। कब जन्म हुआ? 1841 में। और वे प्रबंधक के तौर पे काम कब शुरू किए? तो 1888 में, 1888 में। हेनरी फ्योल ने प्रबंध के कितने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया? तो आपका ऑप्शन होगा 14। कुल 14 सिद्धांतों का प्रतिपादन उन्होंने किया। वे सिद्धांत कौन कौन से थे और उन सिद्धांतों का क्या मतलब है, आज के क्लास में हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से थे सिद्धांत। तो बाबू सबसे पहला जो उनका सिद्धांत था वो था कार्य विभाजन का सिद्धांत। कार्य के विभाजन का सिद्धांत। देखिए, इस सिद्धांत के अनुसार फ्योल ने हमें बताया कि एक संस्था में, एक ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी कार्य हैं उन सबको एक साथ न जोड़कर बल्कि अलग अलग विभाजित करके रखना चाहिए। यानी जिस लेवल का कार्य है सभी लेवल के कार्यों को अलग अलग बांट देना चाहिए। उनका यह मत था कि प्रत्येक व्यक्ति हर काम का विशेषज्ञ नहीं हो सकता है, और यह बात सही भी है। ये जरूरी नहीं है कि एक अच्छा डॉक्टर हैं आप तो आप एक अच्छे टीचर भी बन जाए। यदि आप एक अच्छे टीचर हैं तो ये जरूरी नहीं है कि आप एक अच्छा मिठाई बनाने वाले बन जाए, क्योंकि हर काम का लेवल अलग होता है। काम का लेवल अलग होता है।
तो यहां उन्होंने समझाया, उन्होंने बताया कि पहले कार्यों को बांटा जाए और बांटने के बाद प्रत्येक कार्य को उसके विशेषज्ञ को दिया जाए। यानी कि जिस क्षेत्र का कार्य है उस क्षेत्र के एक्सपर्ट व्यक्ति को यह कार्य दिया जाना चाहिए, जिससे कि कार्य अच्छे तरीके से हो सके। यानी कि उनका पहला मत था कि पहले जो कार्य है प्रबंध का, जो ऑर्गेनाइजेशन में कार्य हैं, उन सबको पहले बांटा जाए और बांटने के बाद उन कार्यों को उन व्यक्तियों को दिया जाए जिन्हें उस कार्य के क्षेत्र की जानकारी है, जो व्यक्ति उस कार्य को बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। दूसरा सिद्धांत है बाबू अनुशासन का सिद्धांत। ध्यान दीजिएगा, दूसरा है अनुशासन का सिद्धांत या फिर कार्य के विभाजन का सिद्धांत है, और दूसरा है, आपको यहां हम लाइन से ही बताते चल रहे हैं, दूसरा है अधिकार एवं उत्तरदायित्व का सिद्धांत। दूसरा है अधिकार एवं उत्तरदायित्व का सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब यहां ध्यान दीजिए, फेयोल ने कहा कि जब किसी व्यक्ति को कोई कार्य दिया जाता है तो उसके साथ साथ उसको कुछ अधिकार प्राप्त होते हैं, होने चाहिए। फेयोल ने कहा कि जब किसी व्यक्ति को कोई कार्य दिया जाएगा तो वाजिब सी बात है कि उस कार्य के संदर्भ में, उस कार्य से संबंधित उसको कुछ अधिकार भी देने पड़ेंगे। जब अधिकार नहीं दीजिएगा तो कार्य को कर नहीं पाएगा। और देखिए बाबू, जहां भी अधिकार आता है वहां उत्तरदायित्व ऑटोमेटिक आ जाता है, स्वतः आ जाता है। यदि आपको अधिकार दिया गया कि आपको ये कार्य करना है, बढ़िया तरीके से करना है, और यदि आप उस कार्य को बढ़िया तरीके से नहीं कर पाते हैं तो आपका उत्तरदायित्व ऑटोमेटिक आ जाता है कि भाई काहे नहीं किए हैं। तो उन्होंने कहा कि जो भी कार्य हैं वो कार्य जब कर्मचारियों को दिए जाएं तो पूरे अधिकार के साथ दिए जाएं, जिससे कि उत्तरदायित्व का निर्धारण हो सके। यानी कि प्रत्येक कर्मचारी को अपनी जिम्मेवारी का एहसास हो और वह उन कार्यों के प्रति समर्पित हो। तो अधिकार और उत्तरदायित्व दोनों कार्य विभाजन के साथ साथ मिलने लगे। तीसरा है बाबू तीसरा है अनुशासन का सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ डिसिप्लिन। तीसरा यहां जो है अनुशासन का सिद्धांत। देखिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के विकास में अनुशासन का बड़ा महत्व होता है। जो भी संस्था के रूल्स रेगुलेशन है उसको फॉलो करना बड़ा जरूरी होता है। एफ.डब्ल्यू. टेलर ने इस पर जोर दिया और उन्होंने कहा कि अनुशासन जो है वो ऑर्गेनाइजेशन में होना चाहिए, पूर्ण होना चाहिए। और ये सिर्फ कर्मचारी लेवल के लोगों के लिए ही नहीं, संस्था में काम करने वाले बड़े अधिकारियों से लेकर एक आम कर्मचारी तक के लिए संस्था में अनुशासन बराबर होगा, डिसिप्लिन बराबर होगा। जो नियम बनेंगे, जो नीतियां बनेंगी, उसको फॉलो करना सबके लिए जरूरी होगा, चाहे वह संस्था में काम करने वाला एक छोटा कर्मचारी हो, चाहे बड़े पदों पर बैठे हुए बड़े अधिकारी हो। यानी कि अनुशासन जो है वो सबके लिए होगा, सब लोग अपने कार्यों को अनुशासन के अनुरूप ही करेंगे। ये बहुत अच्छी पहल थी जिसने कि संस्था में एक समन्वय की भावना को जागृत किया। अगला जो था बाबू 4 नंबर इनका प्रिंसिपल, वो था आदेश की एकात्मकता का सिद्धांत। ध्यान दीजिएगा, प्रिंसिपल्स ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। आदेश की एकात्मकता का सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। हेनरी फेयोल ने बाबू जो चौथा सिद्धांत दिया, उसमें उन्होंने बताया कि एक कर्मचारी को जो आदेश मिलना चाहिए, जो ऑर्डर मिलना चाहिए, वो किसी एक व्यक्ति से ही मिलना चाहिए। अगर उसको एक से अधिक व्यक्ति आदेश देंगे तो कंफ्यूजन की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, वह अपने कर्तव्य को पूरा नहीं कर पाएगा। अतः उसको जो ऑर्डर मिलना चाहिए या जो कमांड मिलना चाहिए वो सिर्फ एक व्यक्ति से मिलना चाहिए। यानी कोई एक अधिकारी ही उसको आदेश देगा। ऐसा नहीं है कि 2-3 अधिकारी अलग अलग आदेश दे दें या फिर सेम वे थोड़ा सा चेंज करके दे दें, तो कंफ्यूजन की स्थिति आ जाएगी। अब घर में एक ही समय पर आपको कोई कह रहा है कि बाजार चले जाइए,
कोई कह रहा है कि हमारे लिए चाय बना के लाइए, कोई कह रहा है कि मार्केट जाओ सब्जी लेके आओ, और कोई कह रहा है कि चलो हमारे साथ क्रिकेट खेलो। तो कंफ्यूजन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? आप परेशान हो जाएंगे। अगर वही आपको एक काम दिया जाए, भाई बाजार जाना है मतलब बाजार जाना है, क्रिकेट खेलना है मतलब क्रिकेट खेलना है। तो फेओल ने कहा कि किसी भी कर्मचारी को उसके वरीय अधिकारी के द्वारा, उसके ऊपर के अधिकारी के द्वारा किसी एक ही अधिकारी से आदेश मिलना चाहिए, जिससे कि वह अपने उत्तरदायित्व को समझ सके और अपने कार्य को परफॉर्म कर सके, पूरा कर सके। चौथा के बाद जो है बाबू पांचवा जो सिद्धांत है वो है निर्देश की एकात्मकता का सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। अब ध्यान दीजिएगा बाबू, यहां एक छोटा सा कंफ्यूजन हम लोग के समक्ष आ जाएगा कि अभी हमने देखा आदेश की एकात्मकता, यहां कह रहा है कि निर्देश की एकात्मकता। और आम तौर पे हम लोग आदेश और निर्देश को एक ही समझते हैं, लेकिन यहां दोनों में अंतर क्या है थोड़ा समझिएगा। आदेश की एकात्मकता में हमने क्या देखा कि कर्मचारी को किसी एक वरीय अधिकारी से आदेश मिलना चाहिए, जबकि निर्देश में यह नहीं बताया गया। उन्होंने निर्देश के सिद्धांत में बताया कि संस्था में काम करने वाले जो भी ग्रुप एफर्ट्स हैं, जो भी संस्था में काम करने वाले अलग अलग लोग हैं, अलग अलग लेवल पे काम करने वाले कर्मचारी हैं, उन सबका उद्देश्य एक होना चाहिए। इस सिद्धांत में उन्होंने क्लियर किया कि संस्था में जो काम करने वाले लोग हैं बाबू, जो संस्था में काम करने वाले इंप्लॉइज हैं, वो एक उद्देश्य के साथ काम करें ताकि उनके कार्य का प्रवाह किसी एक दिशा में जाए। तो ये जो है निर्देश और आदेश, ये दोनों में डिफरेंस है। आदेश में उन्होंने बताया कि किसी कर्मचारी को किसी एक वरीय अधिकारी से आदेश मिलना चाहिए, जबकि निर्देश में उन्होंने बताया कि संस्था में इस प्रकार का समन्वय होना चाहिए कि जितने भी लोग हैं, सब लोग जो काम कर रहे हैं बाबू, उन काम का उद्देश्य एक होना चाहिए, सबका लक्ष्य एक होना चाहिए। इसके बाद 6 नंबर है, 6 नंबर इनका सिद्धांत था बाबू, व्यक्तिगत हितों की अपेक्षा सामान्य हितों की अधीनता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। देखिए, इस सिद्धांत के अनुसार, सिद्धांत नंबर 6, व्यक्तिगत हितों की अपेक्षा सामान्य हितों की अधीनता का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार उन्होंने बताया कि अगर किसी एक व्यक्ति को प्रभावित करने से अगर व्यक्तियों के एक समूह की भलाई हो रही है, तो हमें व्यक्तियों के एक समूह के बारे में सोचना है, यानी कि ग्रुप एफर्ट को पर्सनल इंडिविजुअल एफर्ट से ज्यादा वैल्यू देना है। उन्होंने कहा कि यदि किसी एक व्यक्ति के किसी घटना के घटित होने से या कोई नुकसान झेलने से व्यक्तियों के एक समूह की भलाई हो रही है, व्यक्तियों के एक समूह को यदि प्रॉफिट हो रहा हो, तो उस कंडीशन में व्यक्तिगत हितों को छोड़ के और सामूहिक या सामाजिक हितों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। ये किसका मत था? हेनरी फेओल का। इसके बाद 7 नंबर, कर्मचारियों के पारिश्रमिक का सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉइज, कर्मचारियों के पारिश्रमिक का सिद्धांत। देखिए, इस सिद्धांत के अनुसार फेओल ने इस बात को स्पष्ट किया कि जो भी संस्था में काम करने वाले एम्प्लॉई हैं या अधिकारी हैं, यदि उन लोगों को सही पारिश्रमिक नहीं दिया जाए, उनकी योग्यता के अनुसार, उनके कार्य के अनुसार जो मजदूरी होनी चाहिए, यदि वो नहीं दिया जाता है, यदि उचित मजदूरी नहीं दिया जाता है, तो वे अपने कार्य क्षमता का संपूर्ण प्रयोग संस्था के विकास के लिए नहीं करेंगे। यानी उनका मानना था कि यदि कर्मचारियों से उनकी कार्य क्षमता के अनुरूप पूरा कार्य लेना है, तो उनको उचित मजदूरी
देनी होगी, उन्हें उचित मजदूरी देना चाहिए। और जब संस्था में काम करने वाले कर्मचारियों को उनकी उचित मजदूरी प्राप्त होगी तो वे अपने पूरे कार्य क्षमता से संस्था के लिए काम करेंगे। इसके बाद यहां 8 नंबर है बाबू, केंद्रीकरण एवं विकेंद्रीकरण का सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। यहां थोड़ा सा इसको समझते हैं बाबू, केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण क्या है। देखिए, हेनरी फेवल ने इस दोनों ही तथ्यों को लाया, केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण। लेकिन दोनों को पहले थोड़ा समझ लेते हैं, क्या है केंद्रीकरण और क्या है विकेंद्रीकरण। केंद्रीकरण का मतलब है बाबू, सत्ता कहीं एक जगह केंद्रित हो, यानी कि 10 लोगों का कार्य या 100 लोगों का टीम है और किसी भी व्यक्ति को कोई भी परेशानी है तो वो सब एक ही आदमी से पूछेगा, वो है केंद्रीकरण। क्या है? केंद्रीकरण, सेंट्रलाइजेशन, यानी उन 100 लोगों से रिलेटेड सारे अधिकार किसी एक ही व्यक्ति के पास। तो इस कंडीशन में डिफिकल्ट होता है, कार्यों को करना कठिन हो जाता है। तो डिसेंट्रलाइजेशन की पॉलिसी आई कि कार्यभार जो है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाए, जिससे कि काम आसानी से हो सके। अब 100 आदमी, एक ही आदमी 100 आदमी को डील करता था। अब क्या किया गया कि कहा गया कि तुम अपने नीचे 4 आदमी नियुक्त कर दो, आप 25-25 आदमियों का ग्रुप बांट दो। तो ये बताइए कि वो कार्य आसानी से अब हो जाएगा। हम लोग बैंक में जाते हैं, आमतौर पे छोटा सा उदाहरण आपको समझाते हैं। बैंक में हम लोग जाते हैं तो हम लोग देखते हैं कि अगर हमको कैश डिपॉजिट करना होता है तो उसकी लाइन अलग होती है, कैश विड्रॉल करना होता है तो उसकी लाइन अलग होती है, पासबुक प्रिंट कराना होता है तो उसकी लाइन कहीं अलग है, लोन हमको चाहिए होगा तो उसका जो है कोई अलग स्टाफ बैठा हुआ है, पेंशन की जानकारी है तो अलग कोई बैठा हुआ है, मैनेजर साहब अलग केबिन में बैठे हुए हैं। तो इससे होता क्या है कि जो लोग जिस विभाग के लिए आते हैं वहां चले जाते हैं। अब इसी बात को थोड़ा ऐसे सोचिए, ये हो गया डिसेंट्रलाइजेशन, विकेंद्रीकरण, यानी कार्यों को बांट दिया गया, पैसा जमा कीजिए, आप निकालिए, आप पासबुक प्रिंट कीजिए, आप ये कीजिए, ये विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन हो गया। अब यही आपसे कहा जाए कि आपको चाहे पैसा निकालना हो, चाहे पैसा जमा करना हो, चाहे पासबुक प्रिंट कराना हो, चाहे लोन की जानकारी लेनी हो, सब आपको एक ही लाइन में लग के जाना है, एक ही व्यक्ति के पास जाना है। अब आप बताइए कि इस कंडीशन में जिसको काम है वह, चाहे जो काम कर रहा है वह, दोनों व्यक्ति परेशान हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? हो जाएंगे। तो इन्होंने बताया कि केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण जहां जरूरी है वहां लागू होना चाहिए। इन्होंने कहा कि उच्च स्तर के प्रबंधकों के पास केंद्रीकरण हो, लेकिन जैसे जैसे नीचे संस्था में आया जाए वहां विकेंद्रीकरण की पॉलिसी लागू होनी चाहिए, जिससे कि कर्मचारियों पर नियंत्रण आसानी से रखा जा सके। अगर कोई कार्य एक व्यक्ति नहीं कर पा रहा है तो उस कार्यों का विभाजन किया जाए, भारार्पण किया जाए, यानी कि कार्य जो एक व्यक्ति के क्षेत्र में है उसको बोला जाए कि वो जो है अपने हिसाब से 2-4 व्यक्तियों को नियुक्त करके, जैसे अभी हमने बोला कि 100 लोगों का कंट्रोलिंग एक व्यक्ति करके अगर परेशान हो रहा है तो वह अपने नीचे 4 लोगों को नियुक्त कर ले और 25-25 लोगों का ग्रुप दे दे। आसान हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा ना? तो इस तरह से उन्होंने कहा कि संस्था में या फिर प्रबंध में केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण दोनों की पॉलिसी होनी चाहिए। 9 नंबर है सोपान श्रृंखला का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन, सोपान श्रृंखला का सिद्धांत। अब थोड़ा समझिए सोपान श्रृंखला क्या है। देखिए, सोपान श्रृंखला में उन्होंने बताया कि कोई भी कम्युनिकेशन या कोई भी आदेश एक कर्मचारी से दूसरे कर्मचारी तक या अधिकारियों से कर्मचारियों तक जो पहुंचता है उसका एक निश्चित मार्ग होना चाहिए, यानी एक निश्चित प्रोसेस से होके वो जाना चाहिए। उन्होंने सोपान श्रृंखला में बताया कि एक इस तरह का चयन होना चाहिए कि कौन अधिकारी किससे बात करेगा या कौन सा कर्मचारी किससे बात करेगा, इसका एक चैनल बना होना चाहिए। ये नहीं कि आपको मुख्यमंत्री से काम है तो सीधा आप मुख्यमंत्री के ऑफिस में चले गए। आपको अगर कोई केस करना होता है तो सीधा आप सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। हम लोग पहले स्थानीय थाने में केस करते हैं, वो जो है आपका जो है स्थानीय न्यायालय होगा वहां ले जाएगा, फिर जो है वहां केस चलेगा,
फिर जो है हाई कोर्ट जाएंगे, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। उसी तरह से बाबू जो है ये बता दिया उन्होंने कि सोपान श्रृंखला में ये टर्म होना चाहिए कि कौन सा कर्मचारी कहां किस लेवल पे रहेगा। अगर कोई संदेश ऊपर के अधिकारियों से नीचे के कर्मचारियों तक पहुंचाना है तो उसका एक मार्ग होगा, उस मार्ग से ही होकर जाना है। ये नहीं कि वो डायरेक्ट उसको दे देगा, डायरेक्ट नहीं देना है। अगर आपका चैनल बना हुआ है तो उस चैनल से होकर ही गुजरना है, उस चैनल को छोड़ना नहीं। दस नंबर, व्यवस्था अथवा क्रमबद्धता का सिद्धांत। यहां देखिए, यहां इन्होंने बताया कि एक संगठन में जो प्रोसेस है काम करने का, जो पूरी समुचित व्यवस्था है, वो इस तरह की होनी चाहिए कि वह क्रमबद्ध श्रेणी में हो। क्रमबद्ध श्रेणी का मतलब होता है कि देखिए, प्रत्येक चीज को करने का एक तरीका होता है, एक स्टेप होता है। जैसे हम लोग को छत पर जाना है तब पहले ही एक ही बार बीच वाली सीढ़ी पे लात रख देते हैं, नहीं रखते हैं हम लोग। पहले सीढ़ी पे, फिर दूसरे पे, फिर तीसरे पे, फिर चौथे पे, ऐसे करके चढ़ते हैं। तो हेनरी फ्योल ने बताया कि संगठन में यदि व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाना है तो बाबू उसमें क्रमबद्धता होनी चाहिए, यानी कि किसी भी कार्य को करने का एक क्रमबद्ध तरीका होना चाहिए, वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप होना चाहिए। इसके बाद जो है 11 नंबर है बाबू, समता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। ध्यान दीजिए, हेनरी फ्योल ने इस सिद्धांत के तहत यह बताने का प्रयास किया कि संस्था में काम करने वाले जो भी लोग हैं उनके साथ एकल व्यवहार होना चाहिए, एक तरह का व्यवहार होना चाहिए। अगर समता नहीं होगी, यानी लोगों को समान रूप से अगर व्यवहार से डील नहीं किया जाएगा तो लोग जो है अपनी कार्य क्षमता के अनुरूप कार्य नहीं कर पाएंगे। यानी संगठन में काम करने वाले सभी कर्मचारियों के प्रति एक तरह का व्यवहार होना चाहिए। यह सिद्धांत बताता है, समता का सिद्धांत, कि यदि संगठन में काम करने वाले लोग बहुत सारे हैं तो उन सबसे एक तरह का व्यवहार होना चाहिए। क्योंकि अगर व्यवहार में बदलाव आएगा तो इसको लोग व्यक्तिगत तौर पे अपनी अवहेलना समझेंगे और इसका असर संस्था के कार्य क्षमता पर पड़ेगा। तो उन्होंने स्पष्ट किया कि अगर संगठन का विकास कराना है तो संगठन के विकास के लिए बाबू, संगठन का विकास अगर चाहिए तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सभी कर्मचारियों को समान अधिकार और समान व्यवहार में डील करना हो। बारह नंबर है बाबू, कर्मचारियों के कार्यकाल में अस्थायित्व का सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ टेन्यूर ऑफ पर्सनेल। यहां ध्यान दीजिए, इस सिद्धांत के अनुसार फ्योल ने बताने का प्रयास किया कि ये जो कर्मचारी हैं जो हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, इनका कार्यकाल अस्थायी हो। क्योंकि जल्दी जल्दी यदि इनका स्थानांतरण किया जाएगा या बदलाव किया जाएगा तो इसका जो है हर्जाना या नुकसान संस्था को भुगतना पड़ता है। कोई कर्मचारी आता है, संस्था के बारे में सारे कार्यों को जान लेता है, समझ लेता है, तो उससे काम लेना आसान होता है। अब आप क्या करिए कि जैसे वो आया, कुछ दिन में काम सीखा, तब तक आप उसका स्थानांतरण कर दीजिए, ट्रांसफर कर दीजिए, दिक्कत होगी। तो उन्होंने कहा कि संस्था में जो भी काम करने वाले कर्मचारी हैं, इनको जो है जल्दी जल्दी ट्रांसफर नहीं करना है, इनका कार्यकाल अस्थायी रखना है। इनको भी ये लगना चाहिए कि वो यहाँ अस्थायी हैं। जब किसी कर्मचारी को ये लगेगा कि वो कंपनी या संस्था उनको अस्थायी तौर पर रखी हुई है तो वह संस्था के प्रति अच्छे से काम करेगा। अगर उसको लगेगा कि आज है कल निकाल दिए जाएंगे या कल यहाँ से कहीं और भेज दिए जाएंगे तो उसका इंटरेस्ट या लगाव अपने संस्था के प्रति नहीं रहेगा। तो हेनरी फ्योल ने कहा कि कर्मचारियों को बार बार बदलना या बार बार उनका स्थानांतरण करना ये सही नहीं है। इसलिए कर्मचारियों को इस मामले में क्या मिलना चाहिए, अस्थायित्व मिलना चाहिए। उनको लगना चाहिए कि हमारी नौकरी सिक्योर है। तेरह नंबर है बाबू, पहल क्षमता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटिएटिव, पहल क्षमता का सिद्धांत। देखिए, इस सिद्धांत के अनुसार, पहल क्षमता का जो सिद्धांत था बाबू, इस सिद्धांत के अनुसार कर्मचारियों को
अगर उनके पास कुछ एक्स्ट्रा ज्ञान है या फिर वे सिद्धांत पे कुछ अलग करना चाहते हैं तो उनको करने की अनुमति दी जानी चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं है कि इस सिद्धांत के अनुसार फेयोल ने बताया कि प्रत्येक कर्मचारी के पास अपना भी कुछ विवेक होता है और वह अच्छे तरीके से उस परिस्थिति को समझता है जिस परिस्थिति में वो काम कर रहा है। आदेश देने वाले लोग तो ऊपर बैठे हैं, उन्हें कार्य का सही जानकारी अवलोकन नहीं है, तो वे उन्होंने बताया कि यदि कोई कर्मचारी किसी कार्य को कुछ और अच्छे तरीके से करना चाहता है या उसमें कुछ बदलाव करना चाहता है तो इसकी अनुमति उसको मिलनी चाहिए। यानी प्रत्येक कर्मचारी को अपने बुद्धि विवेक को प्रयोग करने का भी अवसर दिया जाना चाहिए, जिससे उसको लगता है कर्मचारी को कि हमारी अहमियत है, हमें भी पावर अधिकार मिलता है, काम करने में हमारी बातों को सुना जाता है, जिससे वह संस्था के प्रति लगाव महसूस करता है। तो ये पहल क्षमता का सिद्धांत भी उन्होंने दिया कि यदि किसी कर्मचारी के पास कोई अल्टरनेटिव वे है, कोई अलग तरह की बात है, तो उसको समझा जाना चाहिए और उस पर विचार किया जाना चाहिए। इनका लास्ट जो है बाबू 14 नंबर सिद्धांत है सहयोग की भावना का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ स्पिरिट डे कॉर्प्स या प्रिंसिपल्स ऑफ आप कह सकते हैं कॉपरेशन, प्रिंसिपल्स ऑफ कॉपरेशन, सहयोग की भावना का सिद्धांत। देखिए बाबू, इस सिद्धांत के अनुसार उन्होंने बताया कि संस्था में काम करने वाले जितने भी लोग हैं, जितने भी कर्मचारी हैं, चाहे वह किसी भी लेवल के कर्मचारी हैं, सब लोगों को एक इस तरह का कोऑर्डिनेशन बनाना चाहिए, एक इस तरह का समन्वय बनाना चाहिए जिससे सब लोग एक दूसरे का क्या कर सकें, सहयोग कर सकें, मदद कर सकें। किसी भी व्यक्ति को अकेला महसूस नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं लगना चाहिए उस व्यक्ति को कि हमारे साथ गलत हो रहा है। यदि वह किसी मुद्दे पे फंस रहा है तो उसको मदद करने के लिए, उसको बताने के लिए उसके वरीय अधिकारी सपोर्टिव होने चाहिए, वे उनके साथ खड़े होने चाहिए। तो इस सिद्धांत के अनुसार ये होता है कि संस्था में जितने भी लोग काम करते हैं, एक संगठन के जितने भी कर्मचारी हैं, सब लोग एक दूसरे का सहयोग करते हैं, जिससे कि संस्था अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर लेती है, पूरा कर लेती है। तो आई होप कि आज के क्लास में हम लोगों ने हेनरी फेयोल और उनके 14 सिद्धांतों के बारे में जो लेक्चर्स देखा, जो डिस्कस करा, आई होप कि सारी चीजें समझ में आई होंगी आप लोगों को। अगले क्लास में हम लोग FW टेलर के जो सिद्धांत हैं, जो वैज्ञानिक प्रबंध साइंटिफिक मैनेजमेंट को उन्होंने लाया, उस पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोग जो है सारे क्लासेस को क्रमबद्ध तरीके से देखें ताकि सारा जो चैप्टर है वो आपको आसानी से समझ में आए। धन्यवाद।